नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में जो लोग इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय नई दिल्ली की ओर से द्वितीय वर्ष बीएड पाठ्यक्रम कर रहे हैं, उनके लिए कार्यशाला 2 का आयोजन किया जाता है 12 दिन के लिए। और इस 12 दिन में कौन कौन से क्रियाकलाप करने हैं और उसके प्रतिवेदन किस तरह लिखने हैं और उन्हें कैसे प्रस्तुत करना है, ये आज के वीडियो में हम देखेंगे। तो चलिए इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। आपसे एक विनती है कि ये वीडियो आप लास्ट तक देखें और आने वाले कुछ दिनों के लिए आपको नोटिफिकेशन के लिए आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो देखते हैं 12 दिन होने के बाद आप सभी को, आप जिस अभ्यास केंद्र से ये प्रोग्राम कर रहे हैं, तो उनके लिए आप सभी को क्रियाकलाप का जो प्रतिवेदन होता है वो जमा करना पड़ता है। तो चलते हैं ये क्रियाकलाप हम कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पर आप सभी को स्क्रीन पर जैसा दिया है उसी तरह आपको मुख्य पृष्ठ बनाना है। मुख्य पृष्ठ के ऊपर अपने विश्वविद्यालय का नाम, पाठ्यक्रम का नाम, कार्यशाला 2 क्रियाकलाप 12 दिन के प्रतिवेदन, दिनांक से दिनांक तक, मतलब कहाँ से कहाँ तक, प्रशिक्षु अध्यापक का नाम लिखना है। उसके नीचे आपका एनरोलमेंट नंबर बिना भूल के आपको मेंशन करना पड़ेगा। उसके बाद अभ्यास केंद्र का नाम और सबसे नीचे जो आपने जिस बैच में एडमिशन लिया है उस सत्र का नाम जनवरी होगा या जुलाई होगा, और साल ये आपको इस मुख्य पृष्ठ पर लिखना जरूर है। इसके बाद हम चलते हैं पेज नंबर अगले पेज पर। तो अगले पेज पर आपको क्या देखना है, तो अगले पेज पर इस 12 दिन की हमें इंडेक्स बनानी है। तो इंडेक्स बनाते वक्त जो भी क्रियाकलाप या प्रतिवेदन आपने इसमें लिखा है तो उसमें पेज नंबर भी आपको देना पड़ेगा। तो यहाँ पे अनुक्रमांक है, कंटेंट है और पेज नंबर है। आपको शुरू में इस वर्कशॉप में जो भी आप क्रियाकलाप किया है, समूह किया है या वैयक्तिक किया है, उसके फ़ोटो, उसके बाद चिंतनशील पुस्तिका और जो क्रियाकलाप आपके हैंडबुक में डे बाय डे दिया है वो आपको लिखना है। उसका पेज नंबर भी आपको इसमें देना है। तो इसी तरह ये आप इंडेक्स बना सकते हैं। उसके बाद चलते हैं हम पेज नंबर अगले पेज पर। अगले पेज पर है फ़ोटो। तो कौन कौन से फ़ोटो आप पहले दिन से आखिरी दिन तक, मतलब डे 1 से डे 12 तक, तो डे 1 में आपको कौन से सत्र में और समय क्या था, उसमें आपने कौन सा एक्टिविटी किया है, उसको भी आपको फ़ोटो के नीचे मेंशन करना पड़ेगा। तो स्क्रीन पर जिस तरह मैंने ये फ़ोटो चिपकाए है और नीचे उसका वर्डिंग दिया है, उसका आपको देना पड़ेगा। डे 1 से लेकर डे 2, डे 3 में क्या क्या किया है, डे 4 में क्या किया है, वो भी आपको लिखना ज़रूरी है। तो इसी तरह आप जो भी ये 12 दिन में आप कर रहे हैं एक्टिविटी, तो उस एक्टिविटी के फ़ोटो लेने के लिए ना भूलें, ताकि आखिरी दिन में आपको जो भी सबमिट करना होता है उसमें फ़ोटो, जो भी आपने प्रस्तुतिकरण किया है उसके फ़ोटो आपको देना पड़ता है। तो इसी तरह जो भी क्रियाकलाप किए हैं, जिसका प्रस्तुतिकरण किया है, चाहे वो सामूहिक हो या वैयक्तिक हो, तो उसका
फ़ोटो आपको यहाँ पे चिपकाना ज़रूरी है। अगर आपने समूह में कोई एक्टिविटी की है तो समूह का भी आप फ़ोटो लगा सकते हैं। तो इसी तरह डे 1 से लेकर डे 12 तक यहाँ पर अपने फ़ोटो देख लिए। आगे है चिंतनशील डायरी, जो आपको इंटर्नशिप कार्य में भी आपने लिखा है। उसी तरह चिंतनशील डायरी में भी क्या होना ज़रूरी है यहाँ पे, तो डे 1 से लेकर डे 12 तक, मतलब कुल मिलाकर 4 सत्र होते हैं। तो चारों सत्र में विशेषज्ञ का मार्गदर्शन, उसमें क्या हुआ, उनका नाम और उनका जो मार्गदर्शन है वो आपको किसी तरह उपयोगी है वो लिखना है। आपको क्या सीख मिली वो लिखना है। उसके बाद दूसरे सत्र में जो भी आपको समूह या वैयक्तिक में कोई एक्टिविटी करने के लिए दी गई है, तो उस एक्टिविटी करते वक्त आपने ग्रुप में किसी तरह काम किया, ग्रुप में कौन कौन से सदस्य थे उनका भी यहाँ पे परिचय थोड़ा देना ज़रूरी है। उसके बाद उसका प्रस्तुतिकरण भी किस तरह किया वो भी आपको लिखना है। उसके बाद जो तीसरा सत्र रहता है और चौथा सत्र रहता है, जो भी हर एक सत्र में जो भी एक्टिविटी की जाती है, यानी साथ ही साथ कुछ विशेषज्ञों का मार्गदर्शन रहता है, उसको आपको एक डायरी में लिखना ज़रूरी है। डायरी लिखने के बाद जितने भी पेज आप लिख सकते हैं, इसके लिए कोई शब्द मर्यादा नहीं है। आप अपने विचार कितने भी शब्दों में लिख सकते। अंत में आप जब डायरी पूरी होती है तो आपका साइन डाल के, तारीख डाल के ये हर एक दिन का डायरी आपको कंप्लीट करना है। तो इसी तरह ये डे 1 की डायरी रह गई। इसी तरह आपको डे 2, डे 3, डे 4, डे 12 तक आपको लिखना है सत्र वाइज। उसके बाद पहला दिन की जो एक्टिविटी है, स्वागत एवं कार्यशाला 2 के विषय परिचय, इसमें आपको विशेषज्ञों द्वारा ये बीएड जो प्रोग्राम है सेकेंड ईयर का, तो उस सेकेंड ईयर के प्रोग्राम के बारे में मार्गदर्शन विशेषज्ञों द्वारा किया जाता है। साथ ही साथ ये कार्यशाला के 12 दिन में आपको क्या करना है उसकी भी जानकारी संक्षिप्त रूप में दी जाती है। तो उसको भी आपको ध्यान से सुनना होगा और अपने चिंतनशील डायरी में भी उसका मेंशन करना होगा। उसके बाद पहला दिन का दूसरी जो एक्टिविटी है पाठ्यचर्या का संदर्भीकरण। तो पाठ्यचर्या का संदर्भीकरण, इस एक्टिविटी में क्या करना पड़ता है, ये समूह एक्टिविटी होती है और समूह एक्टिविटी में आपको पाठ्यचर्या का संदर्भीकरण, इसमें किसी एक आपका जो भी शिक्षण विषय होगा उसमें किसी एक पाठ को चुनकर उसका आपको किस तरह वो आपको पढ़ाना है, पाठ योजना इसके ऊपर बनानी होती है 5E के आधार पर। और उसके बाद ये पाठ योजना बनाते वक्त आप बच्चों का किसी तरह आंकलन करेंगे, इसकी भी जानकारी इसमें आपको देनी होती है। तो इसी तरह आप जैसे 5E की तरफ से आपने पाठ योजना बनाई होती है इंटर्नशिप में, जो कि अपने 20-20 पाठ लिए होते हैं, तो उसी तरह आपको एक पाठ का यहाँ पे नियोजन करना पड़ता है। पाठ योजना उसी तरह आपको बनानी होती है। उसके बाद आप बच्चे को जो गृह कार्य देंगे उसकी भी जानकारी यहाँ पे आपको लिखनी है। या तो प्रात्यक्षिक देंगे या तो कृति या प्रोजेक्ट बनाने के लिए देंगे, उसकी भी जानकारी आप इसमें लिख सकते हैं। और इसी तरह आप ये एक्टिविटी का प्रतिवेदन बना सकते हैं। उसके बाद दूसरे दिन में पाठ्यचर्या का विश्लेषण, ये एक्टिविटी है और इस एक्टिविटी
के बारे में आपको विशेषज्ञ द्वारा कुछ जानकारी दी जाएंगी। उसके बाद आपको किसी भी कक्षा का, यानी कि आप जिस कक्षा में पढ़ा रहे हो उसी कक्षा के किसी भी शिक्षण विषय में आपका जो भी शिक्षण विषय होगा, साइंस होगा, मैथ्स होगा, सोशल साइंस होगा, अंग्रेजी होगा या हिंदी होगा, तो किसी भी आप एक विषय की पाठ्यचर्या का पूरा विश्लेषण यहाँ पे जो स्क्रीन पर दिए गए मुद्दे हैं उनके आधार पर आप कर सकते। यहाँ पे एक नमूना की तौर पर साइंस का हम लोगों ने किया है कक्षा 9वीं के लिए, और स्टेट बोर्ड महाराष्ट्र की किताब हमने यूज़ की है। तो इसमें विभिन्न शास्त्रों की प्रकृति, मतलब जो शास्त्र है उस विज्ञान में जो उपशाखाएं हैं, भौतिकी विज्ञान है, रसायन विज्ञान है, जैव विज्ञान है, और उनकी भी उपशाखाएं हैं, और उसमें कौन कौन से पाठ आए हैं उनका यहाँ पे हमने विश्लेषण किया है। उसके बाद तंत्रज्ञान मतलब तकनीकी ज्ञान में कौन से पाठ हैं उसका भी विचार किया है। सामाजिक विचार क्या है इस पाठ्यचर्या में, उसकी भी बात यहाँ पे की है कुछ उदाहरण देकर। मतलब मुखपृष्ठ की और अगर देखेंगे कक्षा 9वीं की पाठ्य पुस्तक में, तो वहाँ पर 3-4 बच्चों ने पृथ्वी को हाथ लगाए हैं, मतलब हमें वसुंधरा बचाओ यह संदेश दिया है। तो इसी तरह अन्य भी पाठों में कहाँ पर जो भी चित्र दिया गया है या विश्लेषण कुछ है, तो उसका सामाजिक दृष्टि से क्या उनका संबंध है वो आपको ढूंढना है और उसको मेंशन करना है। साथ ही साथ हर एक पाठ में होता है, आपको उसका विश्लेषण करते वक्त पेज नंबर भी संदर्भ के लिए देना जरूरी है। आईसीटी का क्या यूज किया है, क्योंकि अभी आप 2-3 साल से देखेंगे तो कोविड-19 के बाद आईसीटी का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग हो रहा है। तो आईसीटी क्यों इम्पोर्टेंट बात है और उसका करिकुलम से क्या संबंध है, ये भी आपको यहाँ पे उसका विचार करना जरूरी है। तो इसी तरह आपको जो भी आपने कक्षा चुनी है, विषय चुना है, उसके बारे में पाठ्यचर्या का संदर्भीकरण इसमें आपको प्रतिवेदन बनाना है और उसको आपको प्रस्तुत करना है। यहाँ पे आप अगर देखेंगे कक्षा 9वीं के 134 नंबर पेज पे बेटी बचाओ का संदेश भी दिया है। तो ये जरूरी बात है, ये सामाजिक जो परिस्थितियाँ हैं उनके लिए प्रबोधन के तौर पर ये ऐसे सारे संदेश यहाँ पे दिए गए हैं। तो इसी तरह विश्लेषण करने के बाद आप इसका प्रतिवेदन बनाएंगे। उसके बाद आप चलते हैं दूसरे दिन की दूसरी एक्टिविटी, आकलन क्यों। तो बच्चों का आकलन हमें क्यों करना है और क्यों उसका महत्व क्या है, उसके लिए ये हमें क्रियाकलाप करना है। तो इसमें आपको क्या प्रतिवेदन बनाना है, तो कोई भी कक्षा में आपने जो भी विषय चयन किया है उसे किसी भी एक विषय पे किसी एक उप इकाई पर आप आकलन उपकरण बना सकते हैं। यहाँ पर हम लोगों ने ये समूह एक्टिविटी हमको दी थी, तो इसमें हमने कक्षा 7वीं के विज्ञान विषय में वनस्पति रचना और कार्य उप इकाई पत्ती, इसमें आकलन उपकरण जो बनाया था वो साक्षात्कार अनुसूची बनाई थी। इसमें क्या किया था, तो कालाश में पत्तियों का वर्गीकरण बच्चों द्वारा करने के लिए कहा गया। पत्ती का वर्गीकरण जो होता है आवर्ती, खंडित, दांतेदार, पत्ती के आकार के अनुसार वर्गीकरण करने के लिए उनको एक्टिविटी देने की योजना बनाई है। पत्ती का वर्गीकरण करें और पत्ती कौन से वनस्पति की है ये पहचानो, मतलब उनको हर एक पेड़ की पत्तियां देकर और उनसे
ये प्रैक्टिस करवा दे या वर्गीकरण उनका करवाने दे के लिए कहेंगे। कालांश पश्चात खेल भी इसमें ले सकते हैं। कुछ चिट्ठियाँ देकर पत्ती के जो विविध अंग है, विविध भाग है, उनको कार्ड और पत्ती का चित्र निकाल के उसमें हम आकृति में जोड़ सकते हैं। तो इसी तरह और भी जो अलग अलग पत्तों के चित्र है, वो पत्तों के चित्र देकर पत्तों के प्रकारों का भी नाम बच्चों को लिखने के लिए या उनकी चिट्ठी बनाने के लिए दे सकते हैं। उसके बाद इकाई अंत में एक बच्चों को प्रोजेक्ट भी देंगे कि भाई आप आपके घर या स्कूल के आजू बाजू के परिवेश में जो भी पेड़ है अलग अलग प्रकार के, उनकी पत्तियाँ इकट्ठे करो, पत्तियाँ कागज पर चिपकाओ। उसके बाद वो कौन से पेड़ की पत्ती है, उस पेड़ का बोटानिकल नेम क्या है, उसके उपयोग कौन से हैं, ये भी इस विषय पर आप उसको प्रोजेक्ट दे सकते हैं। तो इसी तरह ये एक्टिविटी हो गई है। उसके बाद चलते हैं तीसरे दिन की ओर, आकलन कैसे किया जाए। तो ये एक्टिविटी में हमें क्या करना है, तो हमें किसी भी कक्षा में आपने जो भी चयन किया हुआ जो विषय है, उसमें एक आकलन उपकरण डेवलप करना है। मतलब इंटर्नशिप में हमने इसी तरह का एक आकलन उपकरण हमने बनाया था शैक्षिक तौर पर, तो उसी तरह हम आकलन उपकरण बनाएंगे। तो यहाँ पे उसका ब्लूप्रिंट के आधार पर वो आकलन उपकरण हम बनाएंगे। तो आप 15 मार्क्स का भी बना सकते हैं, 20 मार्क्स का भी बना सकते हैं, 25 मार्क्स का भी बना सकते हैं। तो इकाई के अनुसार यहाँ पे जो अंक भारिता है वो आपको देनी है। उसके बाद विशिष्ट उद्देश्यों के अनुसार अंक भारिता भी देनी है। उसके बाद प्रश्न प्रकारों के अनुसार अंक भारिता देनी है। और आगे जाकर आपको ये तीनों भी हमें उसकी ब्लूप्रिंट बनानी है, और उप इकाई, विशेष उद्देश्य और प्रश्न प्रकार, उनके लिए तो कितने अंक की भारिता रखी है उसका इस चार्ट में हमें दिखाना जरूरी है। उसके बाद इसी ब्लूप्रिंट के आधार पर आप तो इसी तरह हमें इकाई अंत चाचनी लेनी है। तो यहाँ पर प्रश्न पत्र ऐसा बनाना है, उसमें कई सूचना डालनी है जो कि सभी प्रश्न हल करना आवश्यक है। कोष्ठक में दिए हुए अंक कुल अंक दर्शाते हैं। कोई भी आकृति पेंसिल से निकालो। इसी तरह सामान्य सूचना हमें देना है। उसके बाद सवाल जोड़ियाँ मिलाओ, ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। सवाल 2 जो है 3 अंक के लिए है, ये लघु उत्तरीय प्रश्न है। सवाल 3 में निम्नलिखित सवाल के जवाब लिखो, 8 अंक के लिए है और 4 सवाल इसमें हैं। तो इसी तरह हमें ये प्रश्न पत्र में प्रश्नों की रचना करनी है। सवाल 4 में आकृति निकालकर उसके विविध अंगों को योग्य नाम दे, और 2 आकृति पूछी गई है 4 अंकों के लिए। उसके बाद नीचे गुणदान योजना बनाई है, मतलब प्रश्न, उसका उद्देश्य, उसका प्रकार और उसका अपेक्षित जवाब, और उसको कितना गुण देना है। तो प्रश्न 1 से लेकर जितने भी प्रश्न है उसी सभी प्रश्न का यहाँ पे गुणदान में हमें विचार करना है। तो इसी तरह हम आकलन मापनी जो चाचनी है इकाई के अंत में हम लेने वाले हैं, उसकी योजना इसी तरह करनी चाहिए। उसके बाद हम चलते हैं तीसरा दिन की जो एक्टिविटी है, शिक्षार्थियों के परिणामों का विश्लेषण एवं व्याख्या। मतलब जो भी हम इकाई अंत में
चाशनी लेने वाले हैं उसमें कुल जो अंक मिलते हैं तो उन अंकों का हमें विश्लेषण करना है। तो कक्षा 7वीं के लिए हमने जो पहले विज्ञान और गणित ये 2 सब्जेक्ट का हम इसमें विचार करने वाले हैं। तो ये प्रतिवेदन बनाते वक्त हम कुल 20 छात्रों की यहाँ पे सूची बनाएंगे और उनको जो प्राप्त अंक है तो यहाँ पे उसकी लिस्ट बनाएंगे। उसके बाद प्राप्त अंकों का योग करेंगे। यहाँ पे योग है 319। उसके बाद इसका माध्य निकालेंगे। तो माध्य निकालने का जो यहाँ पे दिया है कुल अंक का योग डिवाइडेड बाय कुल संख्या, मतलब 319 डिवाइडेड बाय 20। तो माध्य यहाँ पे 15.95% इतना आया है। माध्य का भी ऐसा ही निकला है। बहुलक भी निकालना है। उसके बाद हमें इस चाशनी को आलेख के माध्यम से दिखानी है। तो यहाँ पे जो वर्गांतर है, कुल अंक और बारंबारिता वो निकाल कर जो हमने 20 छात्र लिए हैं उसके लिए 9 से 11 में कितने हैं, 12 से 14, 15 से 17, 18 से 20 और यहाँ पे इसी तरह हमें यहाँ पे ऐसा ग्राफ पेपर पर आलेख निकालना है। उसके बाद हम चलते हैं दूसरा जो सब्जेक्ट हमने चुना है जो है गणित है। तो उसके लिए भी कोई भी 2 सब्जेक्ट आप ले सकते हैं। विज्ञान लिया, गणित लिया, या तो सोशल साइंस, मैथ्स, अंग्रेजी, हिंदी, कोई भी आप 2 सब्जेक्ट ले सकते। तो उसमें भी इसी तरह यहाँ पे चार्ट बनाकर इसका जो योग है 311 है, इसका भी माध्य निकालते हैं। माध्य का भी निकालना है, बहुलक निकाल के बाद में वर्गांतर, कुल अंक, बारंबारिता सारणी यहाँ पे बनाकर इसका भी आलेख के माध्यम से हम विश्लेषण करेंगे। उसके बाद हमें इसका क्या करना है, जो 2 सब्जेक्ट है तो 2 सब्जेक्ट का आंतरिक रिलेशन जो है वो क्या है, वो उसको निकालने के लिए इसी तरह हमें चार्ट बनाना है। तो हम यहाँ पे देखते जो छात्र है ए नाम का पहला छात्र है, उसको विज्ञान के में 17 अंक है, गणित के लिए 15 अंक है। उसका जो R1 है मतलब रैंक, विज्ञान की रैंक जो है 3.5 है, गणित की जो रैंक है वो है 5.5 है। और जो इसका डिफरेंस है मतलब D = R1 - R2, जो D की जो वैल्यू आ गई है वो 2 आ गई है और D का जो स्क्वायर है वो है 4। तो इसी तरह A का हो गया, उसी तरह B, C से लेकर जितने छात्र हमने लिए हैं T तक, तो उन सभी का जो D² आ गया है 229.25। तो यहाँ पे जो सूत्र दिया गया है उस सूत्र में हम ये डालकर उसका जो कैलकुलेशन है वो कैलकुलेशन करेंगे और जो इसका जो जवाब आ चुका है वो है 0.8277। मतलब ये जो जवाब आया है वो धन पूर्णांक में आया है, मतलब यहाँ पे कोई माइनस चिन्ह जवाब को नहीं है। इसलिए विज्ञान और गणित का जो बीच जो आंतरिक रिलेशन है वो धन है लेकिन वो निम्न है, धन है लेकिन निम्न है। ये यहाँ पर हमें इसका विश्लेषण इस साधन के माध्यम से हम इस क्रियाकलाप में करेंगे और इसी तरह हम इसका रिपोर्ट भी बनाएंगे। उसके बाद चलते हैं चौथा दिन, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को समझना। देखो हमारे स्कूल में अलग अलग तरह के बच्चे आते हैं। जो विशेष आवश्यकता मतलब CWSN जो बच्चे हैं
तो उनको उनकी कठिनाइयाँ समझना और उन्हें शिक्षा के प्रवाह में लाना, ये हमारा मुख्य उद्देश्य है। और ये एक्टिविटी करने के बाद हमें इसी तरह के बच्चों को पहचानना और उनको शिक्षा देना, मतलब शिक्षा प्रदान करना, शिक्षा का अधिकार प्रदान करना, ये हमारी एक मूलभूत कर्तव्य है और एक जिम्मेदारी है। तो इसका भी रिपोर्ट बनाते वक्त आप लोगों को विशेषज्ञ द्वारा कोई भी एक विशेष आवश्यकता वाला बच्चा का प्रकार दिया जाता है और उसी पर आपको विचार मंथन करके और विकिपीडिया साथ ही साथ संदर्भ ग्रंथों के माध्यम से उस बच्चों को किस तरह पहचानना, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, विशेषताएं क्या होती है और उनको कठिनाइयाँ कैसे महसूस होती है, कठिनाई का सामना करना पड़ता है, और उसके बाद अध्यापक की क्या भूमिका है इन्हीं बच्चों के लिए, उसका प्रतिवेदन हमें बनाना होता है। तो इसी तरह हम ये एक्टिविटी का प्रतिवेदन बनाएंगे। हमें जो दिया था गुट में, समूह में, ऑटिज्म वाले बच्चे को पहचानना, ये था। तो इसी तरह अन्य भी जो प्रकार है, मतलब निम्न दृष्टि होती है, गत्यावता होती है, बहुविकलांग होते हैं बच्चे, तो उसी तरह अन्य भी जो बच्चों के विशेष आवश्यकता वाले बच्चे के जो प्रकार है वो दिए जाते हैं। उस पर आपको इसी तरह ये यहाँ पे ऑटिज्म का बना है, ऑटिज्म की विशेषताएं दी गई है। उसके बाद ऑटिज्म स्पेक्ट्रम विकार वाले जो बच्चे हैं वो किस तरह होते हैं, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स और उनकी कठिनाइयाँ क्या है, मतलब दैनिक जीवन में उन्हें कौन सी कठिनाइयाँ का सामना करना पड़ता है, उसका भी यहाँ पे परिचय दिया है। उसके साथ बाद में इसी बच्चे को पहचानना और उनको शिक्षा के प्रवाह में लाने के लिए अध्यापक की भूमिका क्या है, वो भी भूमिका को हमें समझाना जरूरी है और इस पर हमें विचार मंथन करके उसका प्रतिवेदन बनाना है। तो इसी तरह हम ऑटिज्म वाले बच्चे, मतलब विशेष आवश्यकता वाले बच्चे के बारे में हम जानकारी यहाँ पे लिख सकते हैं। तो इसी तौर पर अन्य भी जो आपको विशेषज्ञ द्वारा जो भी विशेष आवश्यकता वाला बच्चा का प्रकार दिया है, तो आपको इसी तरह लिखना होगा। उसके बाद चौथा दिन है समावेशी विद्यालय का निर्माण हेतु संशोधन। मतलब ये जो इसके पहले जो हमने एक्टिविटी देखी है विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, तो उन्हीं के लिए, उन बच्चों के लिए समावेशी विद्यालय, मतलब रेगुलर के जो छात्र होते हैं और विशेष आवश्यकता वाले जो बच्चे हैं, तो उन्हें इन बच्चों के साथ में हमें पढ़ाना है। तो उसको उन बच्चे के लिए क्या क्या संसाधन, मतलब विद्यालय प्रशासन की ओर से दिए जाता है, सरकारी अनुदानों से भी दिए जाते हैं, तो उनके माध्यम से बच्चे किस तरह पढ़ सकते हैं, इसका विचार इस एक्टिविटी में हमें करना है। तो यहाँ पे अभी समावेशी विद्यालय का निर्माण हमें करना है, तो स्कूल में रैंप की सुविधा होनी जरूरी है, व्हील चेयर होना जरूरी है, कमोड शौचालय की निर्माण भी करना जरूरी है, बड़े अक्षरों में छपे हुए पाठ्य पुस्तकों की उपलब्धता करनी होनी चाहिए, ब्रेल बुक भी होना चाहिए, प्रोत्साहन पर शुल्क, मतलब जो बच्चे आते हैं पढ़ाई के लिए, तो उन्हें कुछ सरकारों की तरफ से विविध योजनाएं जो अभी आई है समाज कल्याण के माध्यम से भी, तो उन्हीं योजना का लाभ उन बच्चे को देना जरूरी है। विशेष प्रोग्राम का भी आयोजन इन सारे बच्चों के लिए करना जरूरी है। अगर हमारे विद्यालय में एक या दो ही बच्चे होते हैं, तो उनके लिए अलग सा प्रोग्राम करने के लिए थोड़ा समय नहीं दे पाते कहीं, तो हमारे जो केंद्र होते हैं या तो प्रभाग होते हैं या तो तहसील स्तर पर जो भी
पूरे विभाग में जितने बच्चे होते हैं तो उन्हीं सभी बच्चों को इकट्ठा करके उनके लिए अलग सा कोई क्रीड़ा महोत्सव, कला महोत्सव या तो अन्य प्रोग्राम उन बच्चों के लिए हम मना सकते हैं, ताकि वे भी बच्चे रेगुलर वाले बच्चे उनके साथ उनके जैसा यानी कि क्रिकेट नहीं खेल सकते या तो गैदरिंग में डांस भी नहीं कर पाते, लेकिन उन्हीं बच्चों को आप लोगों को उनका गैदरिंग भी आप ले सकते हैं। उनको अलग सारे जो खेल है उसमें भी उनको उनका सहयोग हम ले सकते हैं। तो इसी तरह हमें जो समावेशी विद्यालय का निर्माण के लिए जो संसाधन है इसका विचार हमें इस एक्टिविटी में इसी तरह करना है। उसके बाद हम चलते हैं 5वां दिन, जो हमारा वैकल्पिक विषय है BES 131, BES 132 और BES 135। तो इन 3 सब्जेक्ट में से आपने जो विषय चुना है उसके संबंधित एक क्रियाकलाप हमें करना है। तो यहाँ पर मैंने जो विषय चुना था BES 135, उसमें अप्रक्षेपी शिक्षण अधिगम संसाधन का विकास एवं प्रस्तुति। इसमें मैंने क्या किया है, विशेषज्ञों ने जो हमें मार्गदर्शन किया, संबोधित किया, उसके बाद हम लोगों ने ये एक्टिविटी जो है तो वैयक्तिक रूप से हमें करना है। तो इसमें क्या किया है, गणित इस विषय में संख्या रेखा का मानचित्र के माध्यम से धन और ऋण पूर्णांक जो संख्या होती है उनका योग और घटाना करना, ये जो क्रिया है छात्रों को समझ में नहीं आती है और वो बहुत मिस्टेक्स वगैरह करते हैं। तो उनके लिए ये अप्रक्षेपी शैक्षिक साधन मैंने बनाया है। यहाँ पे कक्षा 6ठी का है और विषय गणित है, उसमें परिमेय संख्या के लिए ये बनाया है। तो इसमें क्या किया है, धन संख्या और धन संख्या इसका योग धन संख्या आती है, धन संख्या और ऋण संख्या इसका जो योग है वो ऋण संख्या आती है, धन संख्या और ऋण संख्या इसका योग ऋण संख्या आती है, ऋण संख्या और ऋण संख्या इसका योग ऋण संख्या आती है। और जो जवाब को जो चिन्ह है वो देने के लिए जो बच्चों की मिस्टेक्स होती है वो मिस्टेक्स सुधारने के लिए इस साधन का उपयोग किया जाता है। यहाँ पे जो स्क्रीन पर जो अप्रक्षेपी साधन जो बनाया है इसमें क्या किया है, 3 संख्या रेखाएं बनाई हैं। पहली वाली और तीसरी वाली संख्या रेखाएं एक जैसी है और दूसरी वाली थोड़ी अलग है। जो डिस्टेंस का मेंटेन किया है पहली वाली और तीसरी वाली में 1 है और बराबर उसके 2 गुना ज़्यादा, मतलब आधा आधा इसमें बीच वाली में किया है। अगर वो पहली वाली और तीसरी वाली कोई भी संख्या एक सीधे लाइन में हम जोड़ेंगे तो जहाँ पर जो रेखा ये हम सीधी लाइन जोड़ी है और जहाँ पर बीच वाली लाइन को छेदती है वहाँ पर उसका जवाब मिलता है और वो जवाब को जो चिन्ह है वो भी मेंशन किया दिखाया जाता है, दर्शाता है। तो ये फ़ायदा इस संसाधन से हमें हुआ है ताकि बच्चा आसानी के साथ परिमेय संख्याओं की जो क्रिया होती है योग और घटाना ये आसानी से कर पाते हैं और वो ज़्यादा से ज़्यादा इस संसाधन से प्रैक्टिस भी करते हैं। तो ये संसाधन इस एक्टिविटी में बनाया है। तो इसी तरह आप कोई भी दूसरा शैक्षणिक संसाधन है वो आप बना सकते हैं, चार्ट बना सकते हैं या तो कोई भी कागज के माध्यम से और पेंटिंग भी बना सकते हैं और बच्चों को आसानी के साथ आप इस साधन का उपयोग करके पढ़ा सकते हैं। तो इसी तरह ये जो साधन बना है उसका हम प्रतिवेदन बना के जमा करते हैं। उसके बाद हो गया 5वां दिन में विद्यालय प्रशिक्षण 2
इंटर्नशिप के दौरान चिंतनशील पुस्तिका तथा किए गए कलापों के प्रतिवेदन का आकलन। इसमें प्रस्तुतिकरण मतलब ये एक्टिविटी आपको प्रेजेंट करनी है, इसमें आपने क्या क्या किया, आपका जो अनुभव है, जो जितना दिन आपने इंटर्नशिप दो किया, उसमें जो हैंडबुक में जो एक्टिविटी दी है तो उसमें आपने क्या क्या किया ये हमें बताना है। यहाँ पे इकाई योजना किस तरह बनाई, उसका फ़ायदा क्या हुआ, पाठ योजना में क्या क्या किया, उसका फ़ायदा क्या हुआ, अधिगम संसाधनों का विकास में आपने क्या किया, आकलन उपकरणों का विकास में क्या किया, उसका प्रशासन किस तरह किया, अभिभावक शिक्षक बैठक योजना, पाठ्य सहगामी क्रियाकलाप का आयोजन और सामुदायिक सेवा अभियान का आयोजन। ये जो 7 एक्टिविटी दी है, ये 7 एक्टिविटी में आपका रोल किस तरह था, आपको कितना सहयोग मिला, प्रधानाचार्य होंगे या अन्य अध्यापक है, बच्चे हैं, उनके अभिभावक है, उनका इस इंटर्नशिप में किस तरह आपको सहयोग मिला ये हमें बताना है। और आपको अलग क्या सीखने को मिला ये भी आपको बताना है। बाद में 6ठा दिन है वैकल्पिक विषय जो है BES 131, 132, 135 से संबंधित क्रियाकलाप। इसमें शैक्षिक क्षेत्र में क्या करना है, तो यहाँ पर डिजिटल शिक्षण अधिगम संसाधन का विकास एवं प्रस्तुति। यहाँ पे हमें जो नई तकनीकी ज्ञान है, ICT का जो उपयोग है वो इस एक्टिविटी में हमें करना है। और यहाँ पे आप कोई भी PPT बना सकते हैं और उसका उपयोग पाठ योजना में कर सकते हैं। तो उसका जो प्रतिवेदन हमें बनाना है वो किस तरह बनाना है, प्रस्तावना, प्रकरण का नाम, कक्षा, विषय, अधिगम के उद्देश्य, प्रकरण हेतु विकसित डिजिटल शिक्षण अधिगम संसाधन क्या बनाया है, शिक्षण अधिगम संसाधनों के चयन की उपयुक्तता, मतलब ये जो ICT का जो आप यूज़ कर रहे हैं उसकी उपयुक्तता क्या है शिक्षण अधिगम में वो बतानी है। और प्रकरण के शिक्षण हेतु शिक्षण अधिगम संसाधन के उपयोग का प्रदर्शन, मतलब किस तरह बनाई है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो PPT मैंने बनाई है वनस्पति की रचना और कार्य, इसमें स्टेप बाय स्टेप ये स्लाइड बनाया है और उसमें चित्र भी डाल दिए हैं, उसके साथ वर्डिंग भी किया है और बच्चे को आसानी से वनस्पति की रचना समझने के लिए इसी तरह ये PPT बनाई है। और उस प्रतिवेदन में आप ये इसी तरह आप दे सकते हैं। उसके बाद 7वां दिन में और भी एक वैकल्पिक विषय है, उसके संबंधित एक क्रियाकलाप और भी एक करना है, वो है सूचना एवं संप्रेषण प्रौद्योगिकी चयन एवं समाकलन, मतलब ICT बेस पर ही दूसरा एक एक्टिविटी है। इसमें भी आप इसी तरह कोई PPT बनाए या वीडियो बनाए और उसका शिक्षण अधिगम में उपयोग करें। तो इसी तरह आप प्रतिवेदन लिखते समय विषय, कक्षा, प्रकरण का चयन, प्राप्त किए जाने वाले अधिगम उद्देश्य, प्रकरण के शिक्षण हेतु शिक्षण अधिगम विधि का चयन और किसी तरह ये बनाया है PPT और वीडियो, उसका ये यहाँ पे आपको संक्षिप्त रूप में देना हो और इसका उपयोग किस तरह आपको हो गया, मतलब ICT के चयन के समय ध्यान में रखे जाने वाले कारक, मतलब ये इसका उपयोग हमें क्या हुआ और किस तरह आपने बनाया था और बच्चों में क्या परिवर्तन होने वाला है, इसकी यहाँ पे संक्षिप्त रूप में आपको लिखना होगा। तो इसी तरह इस एक्टिविटी का आपको प्रतिवेदन बनाना है। उसके बाद 7वें दिन में क्रियात्मक शोध प्रतिवेदन की प्रस्तुतिकरण, मतलब आपको इंटर्नशिप 2 में आपको क्रियात्मक शोध भी बनाना है, क्रियात्मक शोध का प्रतिवेदन करना है। तो क्रियात्मक शोध का प्रतिवेदन की प्रस्तुति करते समय आपने जो क्रियात्मक शोध जो लिया है विषय, उसके बारे में आप इसी तरह प्रतिवेदन बना सकते हैं। इसके पहले क्रियात्मक शोध
इस विषय पर एक वीडियो भी मैंने एक बना है, उसको भी आप देख सकते हैं। तो शॉर्टकट में आप यहाँ पे देख सकेंगे कि इसी तरह आपको प्रतिवेदन बनाना है। यहाँ पे दाखला क्रमांक 1 है, दाखला क्रमांक 2 है, ऋण निर्देश है। ऋण निर्देश में आपको जिसने जिसने सहयोग किया उनके ऋण निर्देश करने होंगे। अनुक्रमणिका है, अनुक्रमणिका में यहाँ पे प्राथमिक विभाग है, मुख्य विभाग है, अंतिम विभाग है। उसके बाद संशोधन विषय की पहचान पहला विषय है। इसमें इस मुद्दों के आधार पर आपको प्रतिवेदन करना है। उसके बाद चलते हैं प्रकरण 2 संदर्भ साहित्य की पहचान। इसमें भी आपको इसी तरह लिखना है। प्रकरण 3 है संशोधन की कार्य पद्धति। उसके भी जो उपमुद्दे है उसके आधार पर आपको इसी तरह ये प्रतिवेदन लिखना है। प्रकरण 4 है आंकड़ों का संकलन, विश्लेषण और अर्थ निर्वचन। उसके भी उपमुद्दे हैं, उसी तरह इसको भी लिखना है। उसके बाद चलते हैं अंतिम जो 5वां प्रकरण है सारांश, निष्कर्ष और सुझाव। इसमें भी आपको इस संशोधन के बारे में ऐसा लिखना है। अंतिम संदर्भ ग्रंथ सारणी होती है, प्रतिसाधक की सारणी है, पूर्व परीक्षण और अंतिम परीक्षण में क्या क्या लिया वह हमें लिखना है। तो इसी तरह ये थोड़ा मैं अभी फास्ट लिया हूँ, इससे आपको ज़्यादा मार्गदर्शन के लिए अलग एक क्रियात्मक शोध कैसे बनाना है यह भी वीडियो मैंने शेयर किया है ये इसी चैनल पर, वो भी आप देख सकते हैं। उसके बाद प्रकरण है 8वां, जेंडर परिप्रेक्ष्य से पाठ्यपुस्तक का विश्लेषण। मतलब यहाँ पे मेल और फीमेल जो जेंडर है इसके उसका परिप्रेक्ष्य मतलब जेंडर इक्वलिटी, जेंडर समानता क्या है और करिकुलम में किसी तरह उसका उपयोग किया गया है और उसका विचार किया गया है। ये इसके लिए हमें किसी भी कक्षा का एक पाठ्यपुस्तक लेकर प्रकरण 1 से अंतिम प्रकरण तक हर एक पाठ में जेंडर इक्वलिटी का किस तरह विचार किया गया है उसका विश्लेषण करना होगा। हमने यहाँ पे ये ग्रुप एक्टिविटी दी थी और कक्षा 9वीं के विज्ञान विषय बोर्ड, महाराष्ट्र बोर्ड और उसका विश्लेषण हमने किया है। मतलब कक्षा 9वीं की जो विज्ञान पाठ्यपुस्तक उसके मुखपृष्ठ से लेकर अंतिम पृष्ठ तक जितने भी प्रकरण हमने देखे हैं उसमें किसी तरह किया है। यहाँ पे कक्षा 9वीं की विज्ञान पाठ्यपुस्तक के मुखपृष्ठ पर एक लड़का और लड़की विज्ञान का प्रयोग कर रही है और एक महिला अध्यापिका उनको मार्गदर्शन कर रही है। यहाँ पर जेंडर समानता हमें दिखाई दी है। विज्ञान की पहली इकाई गति के नियम, उसमें एक लड़की का नाम और 4 लड़कों के नाम दिए। तो इसी तरह आपको जो भी आपका विषय है, सोशल साइंस होगा या तो मैथ्स होगा या तो अन्य अंग्रेजी, हिंदी, तो इसमें पहले प्रकरण से लेकर अंतिम प्रकरण तक किसी तरह जेंडर परिप्रेक्ष्य का विचार किया गया है वह हमें लिखना है। और आपको यहाँ पे जहाँ पर जेंडर इक्विटी का विचार है वहाँ का पेज नंबर भी आपको देना जरूरी है। तो इसी तरह इसका ये आप रिपोर्ट बना सकते हैं। उसके बाद 8वें दिन में जेंडर सादृश्यता के बाधक सामाजिक अभ्यासों की पहचान। मतलब जेंडर इक्विटी जो है वो उसमें जो बाधक सामाजिक जो घटक है बाधक होने वाले, तो उन घटकों का विचार, उसका जो पहचान है वो किस तरह हमारे समाज में है। तो उसके लिए उच्च शिक्षा में क्या सहभागिता है उसका विचार हमें लिखना है। बाद में विशेष शिक्षा में सहभागिता, उस पर हमें विचार करना है। पाठ्यक्रम का निर्माण और इन मुद्दों के आधार पर हमें इस एक्टिविटी को लिखकर उसका प्रतिवेदन बनाना है। उसके बाद चलते हैं 9वां दिन सहयोगपूर्ण अधिगम विधियाँ।
तो इस एक्टिविटी में हमें क्या करना है वो हम देखते हैं। सहयोगपूर्ण अधिगम विधियाँ, इसमें हमने कोई भी कक्षा का एक प्रकरण चुनकर उसमें हमें किस तरह बच्चों को वो पढ़ानी है वो उसके बारे में हम जानते हैं। तो अलग सारी विधियाँ हैं। यहाँ पर हमने विशेषज्ञों के मार्गदर्शन के अनुसार हमने जिक्सा जो विधियाँ है उसका उपयोग किया है। तो जिक्सा इस विधि में क्या किया है, हमने आपदा प्रबंधन कक्षा 7वीं विज्ञान विषय में जो जितनी आपदा है यहाँ पर कुल मिलाकर 5 आपदा कक्षा 7वीं के लिए दी गई है। अकाल, बादल फटना, बिजली गिरना, ज्वालामुखी, सुनामी। तो हमने क्या किया है, यहाँ पर पाँच बच्चों के 5 समूह बनाए, हर एक बच्चे को एक एक आपदा दी। उसके बाद सभी बच्चे को मतलब हर एक समूह का एक एक बच्चा चुनकर उनका अलग से बाद में एक समूह बनाया। उसके बाद सभी बच्चे को अपना अपना प्रस्तुतिकरण करने के लिए कहा गया। तो अंत में हमें ये दिखाई देता है कि जिक्सा विधियों से कि एक समूह का जो विषय दिया उसका प्रस्तुतिकरण हर एक बच्चा करता है और अंत में जो पूरा प्रकरण है वो बच्चों को समझ में आ जाता है। तो इसी तरह इस विधि का उपयोग शिक्षण अधिगम में करना है। तो इसी तरह जो विषय हमने लिया है, जो प्रकरण चुना है, उसके ऊपर आपको प्रतिवेदन इसी तरह बनाना है। उसके बाद 9वां दिन है तनाव मुक्ति की तकनीकें सीखना। मतलब स्ट्रेस नहीं रखना चाहिए हमारे जीवन में। तो बच्चों को भी तनाव मुक्त वातावरण में हमें बच्चों को सिखाना है और बच्चों को अच्छा पढ़ाना है। तो उसके लिए भी आपको तनाव मुक्ति की जो तकनीकियाँ उसको हमें सीखना है। तो यहाँ पर हमने तनाव मुक्ति पाने के लिए बहुत सारी तकनीकें हैं। इसमें हमने योगाभ्यास मतलब योगासन एक ऐसी तकनीकी है कि एक प्रभावशाली तकनीक है, वो उसको चुना है। और किस तरह के आप योगासन की योजना हमारे कालांश में कर सकते हैं। जो अलग अलग आसन है, मतलब आसन की जो आप परिभाषा देखेंगे, चित्त को स्थिर रखने वाले तथा सुख देने वाले बैठने के प्रकार को आसन कहते हैं। आसन शब्द संस्कृत भाषा के अस धातु से बना है, जिसके 2 अर्थ है। पहला है बैठने का स्थान तथा दूसरा शारीरिक अवस्था। और इनका जो उद्देश्य योगासन का हमें तनाव मुक्ति देता ही है। आप हर दिन अगर ये सारे योगा करेंगे तो आपको थोड़ा सा स्ट्रेस से हम फ्री हो जाते हैं। तो यहाँ पे जो आसन के जो विभिन्न प्रकार है, बैठकर किए जाने वाले आसन है, कुछ पीठ के बाल लेटकर किए जाने वाले आसन है, पेट के बाल लेटकर किए जाने वाले आसन है, खड़े होकर कुछ किए जाने वाले आसन हैं, बैठकर किए जाने वाले आसन पद्मासन, वज्रासन, मिद्धासन, मत्स्यासन, वक्रासन, अर्ध मद्रिंद्रासन, गोमुखासन, पश्चिमोत्तानासन, बाह्य मुद्रा, उष्टासन, गोमुखासन, ये बैठकर किए जाने वाले हैं। पीठ के बल लेटकर अर्ध हलासन, सर्वांगासन, विपरीत कर्णियासन, पवन मुक्तासन, नौकासन, शवासन। पेट के बाल लेटकर मकरासन, धनुरासन, भुजंगासन, शलभासन, विपरीत नौकासन। खड़े होकर किए जाने वाले ताड़ासन, वृक्षासन, अर्धचंद्रमासन, अर्धचक्रासन, 2 भुज कटी चक्रासन, चक्रासन, पादहस्तासन। अन्य शीर्षासन, मयूरासन, सूर्य नमस्कार। तो इसी के प्रकार के आसन हैं। सभी प्रकार लेना जरूरी नहीं है। आपको जो इसमें आप चयन करके 2-2, 4-4
हर एक प्रकार के आप ले सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हम बच्चे को तनाव से मुक्ति पा सकते हैं। तो इसी तरह आपको ये प्रतिवेदन भी बनाना है। बाद में 10वां दिन है स्व की समझ। बहुत बड़ा चैप्टर है ये स्व की समझ। स्व की समझ मतलब सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, मतलब हमें खुद को समझना है और खुद की जो एबिलिटीज़ है, खुद स्वयं की जो भी अच्छी बातें हैं, जो बुरी बातें हैं उनको बाजू में करना है। अच्छी बातें जो हमारे मन में है उसको समझना है। तो इस एक्टिविटी से हमें ये मालूम होता है कि भाई मुझे क्या क्षमता है और मैं क्या कर सकता हूँ। तो इसमें प्रतिवेदन बनाते वक्त मेरा जीवन दर्शन इसमें लिखना है। मतलब क्या क्या आपके बारे में खुद के बारे में हमें लिखना है कि भाई मेरी पूरी दिन क्रम किस तरह होता है, मेरी उपलब्धि क्या है, ये दूसरा मुद्दा है। उसके बाद मेरी ताकत, इसके में इस पर लिखना है। मेरी कमियां, मतलब जो भी बुरी बातें हैं या तो कुछ क्षमता आप में नहीं होती है उसको लिखना है। मेरी संधि, मतलब आपको कहाँ कहाँ संधि मिलती है और उसका आप किस तरह फ़ायदा उठाते हैं उसके बारे में आपको लिखना है। और आपके प्रेरणा स्रोत, ये अगला मुद्दा है। आपको किसने प्रेरणा दी कि आप इतने बड़े हो गए, आप अभी अध्यापक हो गए, तो किसी ना किसी की तो प्रेरणा आपको मिली होगी। तो ये सारी बात आप इसमें मेंशन कर सकते हैं। भविष्य की योजना, यहाँ पर मेरी जो योजना लिखी है, मुझे पीएचडी पूरी करनी है और उसके लिए मैं अभी तैयारी कर रहा हूँ। तो इसी तरह आप स्वयं को समझते वक्त इस सारी मुद्दों के आधार पर ये प्रतिवेदन बना के उसको प्रस्तुत कर सकते हैं। उसके भी 10वां दिन है अभिनय द्वारा पर्यावरणीय मुद्दों को समझना। मतलब यहाँ पे हमें ड्रामा प्रेजेंट करना है। तो बच्चों को ड्रामा बहुत पसंद आता है और इस ड्रामा की सहायता से हम पर्यावरणीय जो मुद्दे हैं, मतलब अन्य सारे मुद्दे हैं, मोबाइल के दुष्परिणाम होते हैं, पानी की समस्या है, वृक्षारोपण है, तो इन्हीं सारी समस्याओं को समझने के लिए हम ड्रामा का उपयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने कक्षा 7वीं विषय विज्ञान, यहाँ पे ड्रामा का विषय लिया था विकिरण प्रभाव। मतलब जो मोबाइल की नेटवर्क है उसका क्या समूह जीवन में परिणाम हो गया था, ये हमने ड्रामा के माध्यम से यहाँ पे बताया था। तो यहाँ पर इसी तरह एक्टिविटी जो आप प्रेजेंट करेंगे, जो ड्रामा प्रेजेंट करेंगे, उस ड्रामा को संक्षिप्त में आप लिखकर उसको प्रतिवेदन में इस तरह बनाकर प्रेजेंट करना है। और अंत में इस ड्रामा के माध्यम से आपने क्या सामाजिक संदेश दिया उसको भी यहाँ पे मेंशन करना होगा। यहाँ पे हमने जो ड्रामा किया था उसमें क्या किया था, अंत में हमने सेव गर्ल, सेव वाटर, सेव ट्री, ये संदेश दिया था। उसके बाद 11वां दिन है शिक्षण अधिगम में दृश्य कला के स्वरूप। तो इस एक्टिविटी में हमें क्या करना है, तो हमें कुछ 3 विषय दिए गए थे। सूती धागे से सूती कपड़े की यात्रा, खेतों में धान के बीच से हमारी रसोई की यात्रा, झील से जल बूंद की समुद्र तक यात्रा। तो ये समूह एक्टिविटी थी और इसमें हमने झील से जल बूंद की समुद्र तक यात्रा,
ये विषय पर हमने प्रतिवेदन बनाया और उसको प्रस्तुत किया है। तो उसमें क्या किया था, तो कक्षा 5वीं को एक बूंदे नाम की कविता है। तो उस कविता में बूंद, जो पानी का बूंद है, बरसात का बूंद, वो पहाड़ी पर गिरता है और नालों नदियों से मिलकर वो अंत में सागर को मिल जाता है। तो उसका जो वर्णन है, तो उसके वर्णन के लिए ये एक्टिविटी मुझे उपयोगी पड़ी है। तो इसके लिए बूंद की यात्रा जो होती है, तो पहाड़ से शुरू होती है, सागर से ख़त्म हो जाती है। तो पहाड़ और सागर के बीच छोटा नाला, बड़ा नाला, नदी, खाड़ी, सागर, इसी तरह से अलग अलग रूप से वो बूंद आगे आगे जाता है। तो उसके लिए क्या किया था, ये यहाँ पर 5वीं कक्षा हिंदी का ये जो कविता है उसका तो संदर्भ लिया ही है। साथ ही साथ यहाँ पे पहाड़ में बूंद का स्वरूप कैसा रहता है, छोटा नाला में कैसा रहता है, बड़ा नाला में कैसा रहता है, नदी में कैसा रहता है, खाड़ी में कैसा रहता है और सागर में कैसा रहता है। यहाँ पे आप एक पेंटिंग जो बनाई है उसमें आप देख सकते हैं, पहाड़ी की तरफ बरसात की बूंद गिरती है, बाद में छोटा नाला, बाद में वो नाला बड़ा हो जाता है, बाद में वो नदी हो जाती है, बाद में खाड़ी हो जाती है और वो समुंदर में वो मिल जाती है। तो इसी तरह ये बूंद की यात्रा यहाँ पे दर्शाई है। तो इसी तरह आप इसका प्रतिवेदन बना सकते हैं। 11वां दिन में EPC 3 का आकलन, इस पर आपको प्रस्तुतिकरण करना है। उसके बाद 12वां जो दिन है उसमें पहला सत्र में EPC 4 का आकलन, मतलब EPC 4 में क्या क्या किया वो उसका प्रतिवेदन आपको प्रस्तुत करना है। बाद में 12वां दिन की जो अंतिम जो एक्टिविटी है वो है प्रतिपुष्टि एवं विदाई भाषण। मतलब यहाँ पे इस एक्टिविटी के बाद आपका जो 12 दिन का जो वर्कशॉप होता है वो ख़त्म हो जाता है, मतलब कार्यशाला यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। तो उसकी विदाई का भाषण, मतलब इस 12 दिन में हमने क्या क्या सीखा, क्या क्या हमें इसमें सीखने को मिला, नई बातें क्या सीखने को मिली और किस तरह आपकी क्षमता वृद्धि हो गई, प्रगति हो गई, इसके बारे में हमें प्रतिवेदन में लिखना होगा। और इसी के साथ यहाँ पे जो आपको 12 दिन में कुल मिलाकर 48 सत्र होते हैं। 48 सत्र में कुछ सत्र आपको विशेषज्ञ द्वारा संबोधित किए जाने होते हैं, कुछ सत्र में आपको समूह एक्टिविटी करनी पड़ती है, वैयक्तिक एक्टिविटी करनी पड़ती है और उन सभी का आपको चिंतनशील पुस्तिका होती है और प्रतिवेदन होते हैं, उसमें आपको ये सारी बातें मेंशन करनी होती है। और अंत में आप सभी को इसी तरह प्रतिवेदन आपको अभ्यास केंद्र पर ये जमा करनी होती है। तो आप सभी को मैं अभी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप सभी ने ये वीडियो पूरी ध्यान देकर यहाँ पे देखी है और सुनी है। आपको और भी मैं कहना चाहता हूँ कि आप ये तो नमूना के तौर पर मैंने यहाँ पे आपको शेयर किया है, आपके साथ प्रेजेंट किया है। आप इसमें और भी आपके आइडियाज़ देख के आप और भी इसमें आप बढ़ा सकते हैं और उसको अच्छी तरह से सजा भी सकते हैं। तो आप सभी को फिर से एक बार मैं धन्यवाद देता हूं और आपको बीएड की जो फाइनल एग्ज़ाम है उसको भी हार्दिक बधाई देता हूं। और आपने ये वीडियो यहाँ तक देखा, इसलिए और एक बार धन्यवाद कहकर ये वीडियो यहाँ पे ख़त्म हो गया। धन्यवाद।